अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारा है एडीमा। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो हमारा बॉडी का वेट होता है, जब हम देखते हैं तो उसमें हमारा 60% जो वेट है वो हमारा वाटर कवर कर रहा है। मतलब ह्यूज अमाउंट में हमारी बॉडी में वाटर प्रेजेंट है, यानी ब्लड से भी ज़्यादा देख लो कि हमारे पास वाटर प्रेजेंट है। और 5% जो हमारी प्लाज्मा है, जिसमें हमारा प्रोटीन्स, हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स, हमारा कैपिलरीज का जो भी अंदर मटीरियल है वो सारा, तो ये 60% यानी कि वाटर है। ठीक है, और 5% हमारी प्लाज्मा में। अब दो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। एक हमारे पास इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है जो हमारे इनसाइड द सेल्स होता है। इंट्रा क्या कहते हैं? इनसाइड को, जो सेल्स के अंदर होगा, और एक्स्ट्रा जो है वो हमारा, हम इसको कहते हैं आउटसाइड को। तो आउटसाइड द सेल जो प्रेजेंट है वो हमारा होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो अब वो कह रहे हैं जो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो बेसिकली हमारा कम होता है एज़ कम्पेयर टू द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर। ये देखो, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 3 पोर्शन है, 3, तो उसमें से हमारा जो 2/3 है वो हमारा होगा इंट्रासेलुलर, और हमारा 1/3 होगा वो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी इनसाइड द सेल जो मटीरियल प्रेजेंट है उसका 2/3 जो है वो कवर कर रहा है इन द प्लाज्मा, और 1/3 हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कवर कर रहा है इन द प्लाज्मा। अब अगर हम आ जाएँ इन द डेफिनेशन पे, तो डेफिनेशन में क्या है? एडीमा इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड विद इन द टिश्यूज़। एक्यूमुलेशन तो आपको पता है, एक्यूमुलेशन कैसे किसे कहते हैं? यानी बेसिकली इट्स कलेक्शन, यानी जमा हो जाना। ठीक है, अब किसका जमा हो जाना? इंटरस्टिशियल फ्लूइड का। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होती है? ये देखें, ये कैपिलरी है, ये सेल है, या ये हम इसे सपोज कर लो, ये कह रहे हैं कि ये ब्लड वेसल है। ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल, ये सेल। ब्लड वेसल और सेल के दरमियान जो जगह होती है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियम, और उस इंटरस्टिशियम में जो फ्लूइड है उसको हम कहते हैं, ये हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहाँ पे जब वो जमा हो जाएगा ना सारा फ्लूइड, तो उसको हम कहेंगे जी एडीमा हो गया। तो आई थिंक अब आपको बात समझ आई होगी कि जब आपको इंटरस्टिशियम की समझ आएगी कि ब्लड वेसल के दरमियान और सेल के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियम, और उस इंटरस्टिशियम में जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो जब टिश्यूज़, क्योंकि टिश्यूज़ तो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे सेल्स होंगे, उनके दरमियान में स्पेसिस होंगी, तो उसको हम क्या कहेंगे वहाँ पर, कि अगर वहाँ पर फ्लूइड जमा हो गया तो वो हमारा एडीमा होगा। अच्छा, एक टर्म मैंने यहाँ लिखी है, ये शायद आपको कहीं ज़्यादा बुक्स में मेंशन ना मिले, लेकिन इफ्यूजन भी एक चीज़ है। अब वो देखो, वो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा वैस्कुलर फ्लूइड कैन ऑल्सो कलेक्ट इन द बॉडी कैविटीज़। ये तो हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात कर रहे हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, लेकिन एक्स्ट्रा वैस्कुलर यानी वेजल्स के बाहर जो फ्लूइड है, अगर वो जमा होता है तो हम उसको एडीमा नहीं कहेंगे, हम फिर उसको कह देंगे इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब क्या है? इफ्यूज़ करना, बाहर निकल आना। ठीक है, प्रोट्रूड आउट कह लेते हैं हम इसको। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारा एक्स्ट्रा वेसल, यानी हमारी वेसल्स में से जो ब्लड है वो बाहर आ चुका हुआ है, यानी ये समझ लो कि यहाँ से ब्लड जो बाहर आ चुका हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब इधर हमारे पास एग्जांपल 2 हैं। एक हमारे पास है हाइड्रोथोरक्स और एक हमारे पास पेरिकार्ड। थोरक्स का जो भी वर्ड जब हम यूज़ करेंगे तो ये हमारा आया है ये प्लूरल कैविटी के लिए। ठीक है, तो हाइड्रोथोरक्स यानी प्लूरल कैविटी क्या होती है? जो अगर तो लंग्स की मेम्ब्रेन, ये सपोज करो ये एक मैं ड्रॉ करती हूँ, ये लंग्स है, इनके बाहर जो ये मेम्ब्रेन है ना, ये इसके अंदर अगर जमा हो रहा है तो हम उसको कहेंगे हाइड्रोथोरक्स। लेकिन जो हार्ट की लेयर है, हार्ट की जो लेयर हमारे पास क्योंकि 3 होती है ना, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। जो सबसे आउटर लेयर है पेरिकार्डियम, उसके अंदर अगर फ्लूइड जमा होता है तो हम उसको कहते हैं हाइड्रोपेरिकार्डियम, यानी कि विद इन द पेरिकार्डियल कैविटी, विद इन द पेरिकार्डियल लेयर अगर फ्लूइड जमा होता है हार्ट में तो हम उसको कहते हैं हाइड्रोपेरिकार्डियम। तो आई होप ये आपको क्लियर होगी ये चीज़। अब आ जाते हैं हम, अच्छा, एक टर्म इसी के अंदर ये एनेस्केरा। एनेस्केरा बेसिकली कोई अलग चीज़ नहीं है, ये एडीमा की ही टाइप है। ठीक है, एडीमा की ही एक टाइप हमारे पास ये है। अच्छा, अभी तो देखो वो कह रहे हैं कि हमारे पास स्वेयर जनरलाइज्ड एडीमा। अच्छा, ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि एडीमा ना 2 तरह का होता है, एक हमारे पास जनरलाइज्ड होता है और एक हमारे पास सिस्टेमिक होता है। तो अभी यहाँ पे हम बात करें एनेस्केरा की, जो कि हमारे पास स्वेयर कंडीशन है लेकिन जनरलाइज्ड है। अच्छा, उसमें क्या होता है? एडीमा बाय प्रोफाउंड स्वेलिंग इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। भाई हमें यहाँ पर भी तो एक्यूमुलेशन ही होनी है, यहाँ पर भी कलेक्शन ऑफ फ्लूइड ही होनी है, फ्लूइड ही जमा होगा। लेकिन अब फ्लूइड कहाँ जमा होगा? अब यहाँ पे सिर्फ मेन डिफरेंस इस चीज़ का है कि वो सबक्यूटेनियस टिश्यू, जो हमारी बेसिकली आपको ये समझ लो कि हाइपोडर्मिस की जो लेयर है ना, जो स्किन की हमारे पास 3 लेयर्स हैं, उनमें से जो हाइपोडर्मिस है वहाँ पे अगर तो फ्लूइड जमा हुआ है तो हम उसको एनेस्केरा कह देंगे। लेकिन एडीमा में हमने कहा था कि अगर इंटरस्टिशियम में अगर तो फ्लूइड जमा हुआ उसको फिर एडीमा कहेंगे। तो आई होप कि एडीमा और एनेस्केरा का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। ये एडीमा की ही सब टाइप है, कोई अलग चीज़, कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा,
मेन जो टॉपिक हमारा वो कॉजेज़ ऑफ एडिमा। तो मैं कॉजेज़ से जाने से पहले आपको ना 2 चीज़ें बता दूं कि एडिमा को दो जो होती हैं वो 2 फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट करती हैं उसको कॉज करवाने में, और ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही होती हैं। अपोज का मतलब क्या है कि अगर एक कम हो रही है या एक ज़्यादा हो रही है तो दूसरी कम होगी, दोनों अपोजिंग होंगी, अल्टरनेट होंगी। अब ये देखो इसके अंदर 2 चीज़ें, पहले हमारे पास वॉस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और दूसरा हमारे पास कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने यहाँ क्या लिखा है, वॉस्कुलर मतलब वेसल्स, हाइड्रोस्टैटिक यानी हमारे पास फ्लूइड का या वाटर का प्रेशर। अब आ दो प्रेशर दैट एनी फ्लूइड कैन एग्जर्ट इन ए कन्फाइंड स्टेट। ये देखो ये एक वेसल है, इसके अंदर मौजूद हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स या कोई भी फ्लूइड है, वो क्या करेगा इन वेसल्स पे थोड़ा सा प्रेशर तो एग्जर्ट करेगा। तो कोई भी फ्लूइड जो एक फिक्स्ड एरिया में एक फिक्स्ड स्पेस में रहते हुए अपनी वॉल्स पे प्रेशर जब लगाता है तो वो प्रेशर जो उसने वाटर ने या उस फ्लूइड ने जनरेट किया विद इन द वेसल उसको हम कहेंगे वॉस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नाम से ही आपको समझ आ गया, वॉस्कुलर हमारा वेसल्स, हाइड्रोस्टैटिक हमारा फ्लूइड का, ये वाटर स्पेसिफिक नहीं है कि वो वाटर ही हो, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, ठीक है। वो प्रेशर जो उस फ्लूइड ने लगाया वो हमारे पास वॉस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। दूसरी चीज़ हमारे पास कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा कोलॉइड वर्ड ज़्यादातर हम थिक जिससे हमें याद आ जाता है ये कोई चीज़ जहन में, या प्रोटीन हमें याद आती हैं, ठीक है। तो वो प्रोटीन्स की वजह से जो प्रेशर होगा ना किसी भी वेसल के अंदर वो हम कहेंगे कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू द प्रोटीन। अब मेन प्रोटीन इसके अंदर जो हम कंसीडर करते हैं ना वो मेन प्रोटीन हमारी होती है एल्ब्यूमिन। वो प्रोटीन मेन कौन सी है, एल्ब्यूमिन होती है। और एल्ब्यूमिन हमें वो कह रहे हैं कि जो हमारी प्लाज्मा का हाफ पोर्शन है ना, हाफ पोर्शन ऑफ द प्लाज्मा वो इस प्रोटीन से मिलके बना। तो इससे अंदाज़ा लगा लो कि इसका कितना रोल है हमारे ब्लड प्लाज्मा की कंसंट्रेशन में, ठीक है, कि हाफ पोर्शन जो है ना वो सिर्फ इसी प्रोटीन्स का मिलके बना है। अब जब देखो कि एक ये देखो ये वेसल है, अगर इसके अंदर हम कहें कि प्रोटीन ज़्यादा हो गई है तो प्रोटीन अगर ज़्यादा है तो वाटर ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, पानी की कमी होने लग जाएगी। या तो सोल्यूट ज़्यादा हो सकता है या सॉल्वेंट ज़्यादा हो सकता है, दोनों की कंसंट्रेशन यहाँ पे हमारे पास अभी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूट जो प्रोटीन है वही ज़्यादा हो चुकी हुई है, वाटर अब कम हो चुका हुआ है। अब इस डायग्राम को आपने बड़ा क्लियर तरीके से समझना है। ये मैंने एक, अगर किसी को ये वाली नहीं समझ आएगी तो ये जब मैं ये बताऊँगी तो उसको आपने गौर से सुन लेना है। ये एक कैपिलरी का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ये हमारे पास आर्टीरियोलर एंड है जो आर्टरी की साइड पे, और ये हमारे पास वेनस एंड है, ठीक है, वेनस एंड है। और दूसरी बात हम ये हमारे पास लिम्फ वेसल्स हैं। अब क्या होता है, किसी भी आर्टीरियोलर एंड से जो हमारे पास फ्लूइड है वो बाहर मूव करता है। ये एरो ऊपर की तरफ मतलब बाहर जा रहा है, ये इधर से बाहर, और यहाँ से वो एंटर होता है, ठीक है। तो ये आर्टरी हो गया। अब देखो ये हमारे पास ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है, इनके दरमियान ये जो स्पेस आपको नज़र मैंने ड्रॉ की है ना, ये वाली स्पेस, ये हमारे पास क्या है, इंटरस्टिशियम। और इंटरस्टिशियम में मैंने क्या बताया था कि अगर फ्लूइड जमा होगा तो हम उसको क्या कहते हैं, वो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो यानी इन वेसल्स में जमा हुआ, अब वो हम बाद में करेंगे कि वो फ्लूइड यहाँ पे आया कहाँ से, किधर से आया, उसकी बात बाद में होती है। अभी इधर आओ कि हमने कहा कि इनमें अगर जमा होता है तो हम उसको कहते हैं, क्योंकि ये इंटरस्टिशियम थी तो यहाँ जो फ्लूइड जमा हुआ उसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये जो मैंने लिम्फेटिक वेसल्स का बताया, देखो क्या होता है कि कभी कभी कुछ फ्लूइड यहाँ पे मौजूद होता है लेकिन हम उसको एडिमा में कंसीडर नहीं करते, वो हमारा वेस्ट बेसिकली कह लो। तो क्या कहता है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो उस लिम्फ को इकट्ठा करता है, ठीक है, और उसको फिर जाके लिम्फेटिक सिस्टम में लेके जाता है और फिर उसको रिटर्न कर देता है बॉडी को। तो ये भी एक सिस्टम हमारे पास होता है। अगर किसी को इस डायग्राम की बात समझ नहीं आई, ये देखो ये मैंने रेड से ड्रॉ किया है। ये यहाँ पे रेड लाइन लगाने का मकसद ये है कि क्योंकि ये आर्टरी और आर्टरी में हमेशा ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, और ये मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है। ये मेरा वेनस एंड है, वेनस एंड पे हमेशा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो यहाँ से बाहर निकलना है फ्लूइड ने, ये एरो ड्रॉ किया मैंने, और यहाँ से उसने अंदर आना है। तो अगर तो क्या हुआ कि ये बैलेंस्ड रहा, मतलब जितना फ्लूइड उधर से बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आ रहा है, अगर तो ठीक है ये बैलेंस्ड रहा तो हमारा जो हमें कोई डिजीज़ नहीं होगी, कोई एडिमा कॉज नहीं होगा, ठीक है। वो फ्लूइड जो है यानी जितना हम, अगर मैं कहूँ कि आउटफ्लो जो है यहाँ पे बराबर आ रहा है इनफ्लो के, ठीक है, यानी ये बाहर निकल रहा है आउटफ्लो और ये इनफ्लो, अगर तो ये दोनों बराबर हैं तो बैलेंस्ड रहेगी कंडीशन। लेकिन लेट्स सपोज कि ये अनबैलेंस्ड हो गया है, अनबैलेंस्ड है जिसकी वजह से कुछ फ्लूइड जो है वो बाहर कैपिलरीज में आ रहा है,
बाहर ब्लड वेसल्स में आ रहा, सपोज करो ये दो, इनके दरमियान में यहाँ पे कुछ इससे बाहर आ रहा था कुछ, तो यहाँ पे थोड़ा सा जमा होने लग गया, तो वो रेजिड्यू हो गया। अब वो रेजिड्यू हुआ, उसको कौन ले जाएगा? ऊपर मैंने बात की, उनको ले जाएंगे आपकी लिम्फेटिक वेजल्स, और जो मेन डक्ट है लिम्फेटिक सिस्टम की या वेजल्स की, उसको हम कहते हैं थोरेसिक डक्ट। वो थोरेसिक डक्ट क्या करती है, वो इस एक्स्ट्रा को जल्दी से ले जाती है लिम्फेटिक वेसल्स में। वो लेके क्यों जाती है? ताकि कहीं वो ज़्यादा और जमा ना होना शुरू कर दे और कहीं एडिमा ना कॉज कर दे। तो यह आपने ध्यान रखना है कि अगर तो इंटरस्टिशियम में बात करेंगे ना, तो वो हमारे पास फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड और वो फिर एडिमा कॉज कर रहा है। लेकिन मैं अगर लिम्फ की बात कर रही हूँ, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा या वेस्ट बचा है, उसको फिर हम एडिमा नहीं कह रहे, वो उसको लिम्फेटिक वेसल्स लेके चली गई हैं। सो आई होप कि ये दोनों डायग्राम्स आपको क्लियर होंगी। अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप रिमाइंड कर लें या फिर आप इसको कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, मेन जो टॉपिक हमने बात करनी है इसमें, वो हमारे पास क्या है? कॉजेज़ ऑफ एडिमा। कॉजेज़ में हमारे पास देखो दो मेन चीज़ें हैं। एक तो या तो ये जो मैंने फर्स्ट नंबर पे लिखा है, ये होता है वेनस इम्पेयरमेंट की, यानी वेनस की तरफ से, वेन्स की तरफ से आउटफ्लो जो है, ये इनफ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा। और ये जो बाकी मैंने जिन पे एरो लगाया, ये मैंने लिखा भी है, ये आर्टरीज़ की डायलेशन की वजह से, कि आर्टरी का एरिया अगर इतना था वो पहले से बढ़ गया। जब पहले से बढ़ गया तो उनके अंदर अब फ्लूइड ज़्यादा हो गया। तो अभी हम उसको लाइन वाइज डिस्कस करेंगे। नाम यहाँ देख लें कि इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारा किसी भी स्पेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो वॉल्स पे जो प्रेशर लगाता है। फिर हम बात कर चुके हैं रिड्यूस प्लाज्माटिक ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम कोलॉइड भी कह सकते हैं, जो ड्यू टू द प्रोटीन होता है और उसमें मेन एल्ब्यूमिन की वजह होती है वो। और उसके बाद लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, वो भी बात कर लेंगे, सोडियम रिटेंशन और इन्फ्लेमेशन। अब आ जाते हैं मेन जो इनकी कॉजेज़ तो सारी हैं, लेकिन जिसका ज़्यादा इफेक्ट होता है ना, वो जो ज़्यादा हमें एडिमा कॉज करती है, वो हमारे पास इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। इसमें क्या इम्पेयर्ड वेनस रिटर्न, यानी ये देखो हमने यहाँ पे बात क्या की है कि आर्टरीज में से बाहर जाना है, वेनस में से अंदर आना है, तो इसका मतलब है कि वेन्स जो है वो प्रॉपर उनमें अंदर नहीं आ पा रहा, ठीक है, इनफ्लो नहीं वहाँ पर प्रॉपर हो रहा है। तो यहाँ वेनस इम्पेयरमेंट कहते हैं कोई भी ख़राबी हुई है, ये फंक्शन जो है यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर परफॉर्म नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जब भी लोकली ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है ना लोकल किसी भी एरिया में, तो वहाँ पे ज़्यादातर हमारे पास रीजन होती हैं थ्रोम्बोसिस की। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? थ्रोम्बोसिस कहते हैं कोई ब्लड क्लॉट बन गया, ठीक है, ये वेसल थी उसमें कोई ऐसे, तो ये देखो ब्लड पीछे से आ रहा है, वो आगे पास नहीं कर पाएगा क्योंकि ये दरमियान में रास्ते में एक रुकावट है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है जो इस ब्लड को आगे नहीं जाने दे रही, ठीक है। तो वो थ्रोम्बोसिस की वजह से होता है, क्लॉट फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं। ज़्यादातर वो कह रहे हैं कि ये पाया जाता है इन द लेग में जिनके पाँव बहुत फूले फूले होते हैं, अक्सर लोगों जिनको शुगर होती है उनके भी फूले फूले सी टांगे होती है, क्योंकि उन वहाँ पे फ्लूइड बहुत एक्यूमुलेट हो चुका हुआ है। वहाँ पे वेसल्स के दरमियान में, ये दो वेसल्स हैं, इनके दरमियान में इतना फ्लूइड जमा हुआ है कि अगर हम प्रेस करें ना उनके पाँव को या उनकी लेग को फिंगर से, तो वो अंदर की तरफ जो है ना डिप्रेशन बन रहा होता है, वो अंदर की तरफ पुश हो रहा होता है। वो क्यों? क्योंकि वहाँ फ्लूइड जमा है और वो हम जब प्रेस करते हैं वो फ्लूइड भी प्रेस होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पहले ना एक बात की थी, ये एग्जांपल मैंने दी जनरलाइज्ड एडिमा की, जो एक ख़ास एरिया में, जनरलाइज्ड कहते हैं लोकलाइज्ड को, जो एक ख़ास एरिया में होता है। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ सिस्टेमिक की, तो सिस्टेमिक का मतलब होता है कि आगे सिस्टम्स में प्रोलिफरेट कर रहा है। हमारे पास ये जो हमारा हार्ट फेलियर है, यानी हार्ट में अगर कोई आए, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर कोई मसला है, पेरिकार्डाइटिस मतलब पेरिकार्डियम में हार्ट की जो लेयर है वहाँ पे अगर कोई मसला है तो वहाँ पे भी फ्लूइड जमा होता है मेम्ब्रेन के अंदर। लिवर सिरोसिस वही है कि अगर ये कैसे पता लगता है, ये लिवर का कलर जो होता है वो ज़रा बहुत ज़्यादा डार्क होने लग जाता है, पहले थोड़ा सा रेड सा ब्राउन सा और बहुत ही डार्क होने लग गया है, तो वो लिवर सिरोसिस होता है। तो ये तीन चीज़ें सिस्टेमिक एग्जाम्पल है। सिस्टेमिक की आप समझ आई कि आगे सिस्टम्स में प्रोलिफरेट कर रहा है, लेकिन ये तो एक ही जगह फिक्स हुआ, जिसका हमने सिर्फ लेग की बात की, हमने नहीं कहा कि आगे हमारे बेली की तरफ जा रहा है, एब्डोमेन की तरफ, कहीं पे भी नहीं, हमने एक स्पेसिफिक जगह की बात की। लेकिन ये हार्ट फेलियर है तो ये लिवर को भी लीड कर रहा है, ये आगे हमारे पास पेरिकार्डियम की तरफ भी जा रहा है, तो ये अपने सिस्टेमिक और लोकलाइज्ड का ध्यान रख लेना है। अच्छा, अगर कह रहे हैं जिस किसी भी नॉर्मल बंदे में, नॉर्मल जो पेशेंट नहीं है, जो कि नॉर्मल पर्सन है, उसमें जब भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उससे कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होती है। यानी अगर ज़्यादा ब्लड, यानी कि ये सपोज करो ये हार्ट है, अगर इसको ज़्यादा ब्लड मिलेगा तो ये ज़्यादा कार्डिक आउटपुट देगा। लेकिन जब हमारे पास डिजीज पर्सन है तो उसके पास जितना ब्लड आ रहा है वो उतना वापस आगे नहीं दे रहा, यानी कुछ अंदर मसला है तो वो प्रॉपर आगे नहीं पुश कर पा रहा ना, तो वो यही मसला है कि वहाँ पे उसकी हमारे पास लेफ्ट
वेंट्रिकल में कोई मसला आया हुआ है, उसकी पंपिंग एक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हम लोग। तो ये जो हमने बात अभी की है ये हम वेनस की बात करें, वेनस इनफ्लो, क्योंकि ये वेंट्रिकल की बात कर रहे थे ना, तो वेंट्रिकल को भी वहाँ पे हमें वेन्स ही आके सप्लाई करी होती। तो अब हमने जो सेकंड बात करनी है ना वो हमारा आर्टीरियोलर डायलेशन है। उसके अंदर 4 चीज़ें हैं, प्लाज्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसके अंदर हमारे पास लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें हमारे पास ये सोडियम और वाटर की रिटेंशन है, और उसमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन है। तो ये 4 चीज़ें सिर्फ एक आर्टरी की डायलेट करने की वजह से हो रही है। जब आर्टरी में ज़्यादा होता है वो क्यों, हीट की वजह से, ठीक है। ये आर्टरी अगर बाइट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो क्या करेंगी, वो फैल जाएंगी। वो फैलेंगी क्यों, ताकि कूलिंग एक्शन परफॉर्म हो सके। आपको पता है ना, डायलेट करेंगे तो ज़्यादा एक्सचेंज हो पाएगा ब्लड का, यहाँ ज़्यादा ब्लड आएगा तो बाहर हीट ज़्यादा जल्दी निकलेगी, ठीक है। और वही अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, उनका एरिया अगर इतना है वो पहले से और कम हो गया ताकि ज़्यादा ब्लड ना आ सके। जब ज़्यादा ब्लड नहीं आएगा तो हीट ज़्यादा रिमूव नहीं हो पाएगी। तो ये हीट वाली बात आपको समझ आ गई। अब हमारे पास दूसरा है न्यूरो हार्मोनल। न्यूरल मतलब का मतलब है कि अगर कोई नर्वस सिस्टम, कोई ब्रेन ने एक्शन परफॉर्म नहीं किया, और हार्मोनल कोई जो केमिकल्स वाला एक्शन था वो डिसरेगुलेशन, उसका फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं हो सका। तो ये तो हीट की वजह से हो सकता है या न्यूरल हार्मोनल डिसरेगुलेशन की वजह से। दूसरा हमारे पास क्या, रिड्यूस्ड प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे मेन रीज़न हमने कहा था ना, किसी भी हमारी उसके अंदर मेन रीज़न हमारे पास इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, और उसी तरह एक मेन कॉज, बाकी जो हम बात करेंगे ना आगे जाके, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फ्लेमेशन, वो छोटी छोटी रीजन है, उनकी भी वजह होती है, लेकिन ज़्यादा मेन हमारे पास ये 2 होती हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर अभी पीछे बात करके आ चुकी हैं, ड्यू टू द प्रोटीन्स हैं, और उनमें से अब आपको याद रखना है कि यहाँ पे प्रोटीन एल्ब्यूमिन है, जिसका हमने कहा कि हाफ जो है प्लाज्मा वही कवर कर रही होती है। अब वो कह रहे हैं प्रोटीन क्या, कि लॉस, जब प्रोटीन ज़्यादा होती है ना तो फ्लूइड का लॉस होता है। मतलब अगर एक वेसल में प्रोटीन की कंसनट्रेशन मैं कहूँ 25 है, तो उसमें हमारे पास 5 मिलीलीटर पीछे प्रेजेंट है उसका वाटर, लेकिन अगर मैं कहूँ उसके 30 हो गया तो अब 2 मिलीलीटर। यानी जिस तरह प्रोटीन कंसनट्रेशन ज़्यादा होती जाती है, वाटर कंसनट्रेशन कम होती है, यानी अब क्लोराइड प्रेशर जो है वो आपको कम हो गया हुआ है, ठीक है। नॉर्मली जो हमने बात की कि एल्ब्यूमिन जो है वो हमारी क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट कर रही है, और प्लाज्मा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसमें ही एक चीज़ आ जाती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्योंकि नेफ्रॉन्स में ही हमारा ये सोडियम, ये प्रोटीन्स, इन सारों को रेगुलेट करना है। और वो प्रोटीन्स देखो ना, हमें पता है कि ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में से प्रोटीन्स नहीं गुजर सकती, वो प्रोटीन्स को हमारे यूरिन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नहीं जाने देता, क्योंकि ये प्रोटीन का साइज़ बिग होता है कि वो ग्लोमेरुलस की वॉल्स में से वो नहीं गुजर पाती। जब वो देखो इस केस में हमारे पास क्या होगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, क्योंकि जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज होंगी वो लीकी हो जाएंगी। पहले तो प्रोटीन्स का साइज़ बड़ा होता था, वो नहीं गुजर पाती थी, लेकिन अब ये लीकी हो गई हैं। आप समझो कि ये मैं अगर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनाऊं तो समझो ये इनमें से कुछ स्पेसीज बन गई हैं जहाँ से फ्लूइड इनमें से बाहर निकल के जा रहा है। अगर फ्लूइड इनमें से बाहर निकल के जा रहा है कि अब प्रोटीन जो है वो यूरिन में जा रही है। पहले प्रोटीन नहीं जाती थी जब नॉर्मल काम होता था, लेकिन अब क्योंकि कैपिलरीज जो है वो लीकी हो गई, लीकी मतलब उनमें से ब्लड ईजिली या कोई भी फ्लूइड ईजिली निकल सकता है, तो भाई जी अब एल्ब्यूमिन जो है वो प्रोटीन लॉस होना शुरू होगी। तो अब यहाँ से खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि प्रोटीन जो है वो अब बॉडी में कम होना शुरू हो गई है हमारे पास। अब आ जाते हैं हम लोग इधर सिरोसिस पे, जो हमारी लिवर डिजीज़ है। सिरोसिस में वो हमारे पास कहते हैं, ये मैं बेसिकली बता रही हूँ, पहले हमने किडनी में देखा किस तरह प्रोटीन कम होती है, और लिवर में अब किस तरह प्रोटीन कम होती है। देखो वो कहते हैं इसका जिगर खून नहीं बना रहा है, इसके जिगर के लिए चुकंदर खिलाएं, इस तरह की चीज़ें खिलाएं। तो वो हम क्या कहते हैं कि क्योंकि प्रोटीन का मेन जो काम है वो बनाना या उसे स्टोर करना, वो सारा लिवर कर रहा है। अब जिगर जब सही तरह काम नहीं करेगा, लिवर काम नहीं करेगा, तो और यानी ऑटोमेटिकली हमारा प्रोटीन का जो लेवल है, ये हमारा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो खुद ही कम हो जाएगा। वही मैल न्यूट्रिशन के वो आपकी डाइट के अंदर आपको ऐसे सब्सटेंसेस नहीं मिल रहे जिसने आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी को पूरा करना था। प्रोटीन डेफिशिएंसी को पूरा जो है वो नहीं किया जा रहा। 2 मेन चीज़ें डिस्कस कर ली, बाकी जो हम पढ़ेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ उसकी इतनी मेन रीजंस नहीं है। अब आ जाओ जी कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन से किस तरह एडीमा होता है, यानी लिम्फ वेसल्स में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट आ जाती है तो वो किस तरह से एडीमा कॉज करती है। पहले इन्फ्लेमेशन, ये देखिए मैं कहूँ ये वेसल इस तरह थी, वो इन्फ्लेम्ड होकर उसका साइज़ इतना हो गया, ये देखें ये पोर्शन इन्फ्लेम्ड है, इसमें जमा हो चुका है। तो इन्फ्लेमेशन ऑब्वियसली स्वेलिंग, और एडीमा में यही होता है कि अगर स्वेलिंग हुई तो इसका मतलब कोई ना कोई फ्लूइड जो है वो अंदर एक्यूमुलेट किया है। फिर नियोप्लास्टिक में हम कहते हैं कि सेल डेथ हो गई,
अगर सपोज करो ये एक वेसल थी, इसमें ये वाले पोर्शन के जो सेल्स थे उनकी डेथ हो गई। अब वो जो डेथ हुई है उन्होंने भी तो कहीं जमा हो जाना है ना, तो वो जो जमा हो जाएंगे वो फिर वो में जमा हो गए, वो जमा हो गए वहाँ पे, फिर क्या हो गई, एडिमा हो गई हमारे पास। फिर हमारे पास क्या है, पोस्ट सर्जिकल। पोस्ट कहते हैं हमारे पास आफ्टर, यानी सर्जरी के बाद। कुछ लोग जो सर्जरी करवाते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि उनका जिस्म जो है वो फूलने लग जाता है, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ में उसके बाद उनका इस तरह से जिस्म जो है हमें देखते हैं बॉडी जो है वो थोड़ी सी स्वेली टाइप हो जाती है, और कुछ लोगों का तो ठीक भी नहीं हो रही होती, वो दोबारा अपनी नॉर्मल शेप पे भी नहीं आ रही होती। तो ये सर्जरी जब उनकी होती है या कोई भी ऐसे मेजर फंक्शन सर्जरीज़ परफॉर्म होती हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। पोस्ट इरेडिएशन की, ये जो एक्सरे करवाया या कुछ रेडिएशन से वो गुजरे हैं तो वहाँ पे भी पोस्ट, वही बात आफ्टर कि किसी भी रेडिएशन एक्सपोजर से, किस तरह की भी रेस से, एक्सपोजर ऑफ रेस थी जो बॉडी पे पड़ी तो वो सेल्स वहाँ के जो है वो इन्फ्लेम्ड हो गए। ये एलिफेंशियासिस है, इसमें क्या है, ये एलिफेंट की तरह वो कह रहे हैं कि जब पाँव इतने ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं, जिस तरह हाथी के पाँव मोटे मोटे होते हैं ना, इस तरह से वहाँ पे स्वेलिंग की वजह से लेग्स में ये होता है। ये कहीं और नहीं होगा, ये सिर्फ एलिफेंशियासिस जो है हमारी सिर्फ लेग्स में होगा, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने एग्जांपल ये दिया है कि लेग्स इतनी स्वेल हो जाती हैं जिस तरह हाथी के पाँव होते हैं। मतलब ओरिजिनली तो उस तरह नहीं होता, लेकिन उस तरह का जो है वो दिखाया गया कि ऐसे होता है। और फिलेरियासिस में, फिलेरियासिस वो कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर लिम्फ नोड्स में, जैसे हम पता है ना लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, अगर मैं कहूँ ये लिम्फिक वेसल जा रही है, इसका जो ये नोड है एंड पे, यहाँ पे अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है तो हम उसको कहते हैं फिलेरियासिस। ठीक है, तो इंग्वाइनल लिगामेंट्स क्या हो सकते हैं, या आपके पास लिम्फ के नोड्स हो सकते हैं जो एंड पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे अगर तो फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है तो वो बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास एडिमा को लीड करेगा। अच्छा जी, ये तो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम आ जाते हैं जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन है बहुत इजी, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन वगैरह। जब भी हमारा हार्ट फेलियर है, हार्ट का सिस्टम ख़राब है, देखो हमारी बॉडी के जो सारे सिस्टम्स हैं ना वो आपस में लिंक्ड हैं, कोऑर्डिनेटेड है। मैं ये नहीं कह सकती अगर मेरा हार्ट का सिस्टम जी ख़राब है तो हमारे बाकी सिस्टम जो है वो सही चल रहे होंगे। अगर मेरा दिमाग ख़राब हुआ है, ब्रेन का कोई सिस्टम की कोई हमारे पास डिजीज़ आई है तो मैं कहूँगी भाई अब बाकी सिस्टम सही चल रहे होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑल द सिस्टम्स इन आवर body are linked and they are coordinated. अगर if there is any disease, if there is any dysregulation in one organ, it can leads to the dysregulation in another one, यानी सब चीज़ें जो हैं वो दूसरे से लिंक्ड है। तो इसलिए ये नहीं हो सकता कि अगर एक सही है तो दूसरा भी जो है वो ख़राब हो, या दूसरा ख़राब है तो एक सही हो, ऐसे नहीं होता। अब हार्ट फेलियर हुआ है तो इसका मतलब ये, और वैसे भी हार्ट और किडनी जो है वो दोनों मिल के काम करते हैं। तो समझो हार्ट फेलियर हुआ तो अब जी किडनी का भी मसला आ गया। अब किडनी क्या करेगी, रीनल ब्लड फ्लो जो है वो उसका हम सही तरह से वो नहीं वहाँ पे होगा, ये इम्पेयर्ड हो जाएगा, हम उसको कह सकते हैं, या डिसरेगुलेट होगा। जब क्या होगा, वो डिसरेगुलेट हो रहा है तो वहाँ पे एक्टिवेट होगा कौन सा सिस्टम, वहाँ पे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। वो क्या करेगा, क्योंकि प्रोटीन लॉस हो रही है, मैंने आपको क्या बताया कि प्रोटीन बॉडी में से लॉस हो रही है, और उसको रिटेन कौन करेगा, उसको आइंस को रिटेन कौन कर रहा है, उसको रेनिन एंजियोटेंसिन। ये हमारे पास, ये सिर्फ अपने नाम याद रख लो, अब इनकी डिटेल हमें यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सिर्फ उसकी पैथोलॉजी देख रहे हैं। तो एल्डोस्टेरोन ये हार्मोन्स है, ये एक्टिवेट होंगे। ये क्या करेंगे, ये किडनीज़ में, ये आपकी जो हमारे पास ट्यूब्यूल्स होती हैं ना, नेफ्रोटिक ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसे हम लूप ऑफ हेनले, ये यू शेप्ड कहते हैं, जिनमें हमारे पास असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग होता है, एक में सोडियम होता है और एक में वाटर होता है। तो वहाँ पे रिटेंशन करवाना शुरू करेंगे, किसकी, सोडियम और वाटर की। और समझो यहाँ पे भरना शुरू हो गया, ये कैपिलरी, ये इनमें लूप ऑफ हेनले वगैरह में यहाँ पे सोडियम और वाटर जो है भरने लग गया, मतलब वॉल्यूम ब्लड का पहले से ज़्यादा हो गया, इंक्रीज्ड हो गया। और वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो गया तो फिर वही एडीमा कि भाई नॉर्मल हमें तो इतना रिटेन करने की ज़रूरत नहीं थी, जो क्योंकि ये तो हार्ट फेलियर, नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि वो इतना ज़्यादा रिटेन करें, लेकिन हार्ट फेलियर था जिसने भाई किडनी का भी फंक्शन ख़राब करा दिया, और किडनी ने एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो रिटेन करना शुरू कर दी, रिटेंशन होने लगी, और उस एक्स्ट्रा अमाउंट ने ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा दिया, और उस वॉल्यूम को बढ़ने से एडीमा हो गया। और वही एडीमा क्या, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। एक तो ये भी हो सकता है। दूसरी एक चीज़ ये है कि अगर कैपिलरीज़ के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वही पीछे बात करके आ चुकी हैं, कैपिलरीज़ के अंदर किसी भी वाटर, किसी भी फ्लूइड, किसी ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हुआ, इट्स लीड्स टू एडीमा। सो ये तो बहुत इजी सा था, लेकिन ये फ्लो चार्ट जो है वो आपने याद रखना है कि रीनल ब्लड फ्लो, फिर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट, उसने वाटर और सोडियम की रिटेंशन कराई, और उससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड वॉल्यूम से एडीमा हो गया। अच्छा जी, लास्ट कॉज
आप भी कह रहे होंगे भाई कितना रह गया, तो बस थोड़ा ही है रह गया। इन्फ्लेमेशन आ जाओ। इन्फ्लेमेशन हमारे पास 3 तरह की होती है। नंबर 1 हमारे पास क्या एक्यूट है, नंबर 2 क्रॉनिक है, नंबर 3 का यहाँ पे इन्फ्लेमेशन तो नहीं है लेकिन ये थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है। एक्यूट हमेशा जहाँ पे भी किसी भी डिजीज़ का लिखा हो तो वो शॉर्ट टाइम मतलब थोड़े पीरियड के लिए होती है, और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन अगर टिश्यूज़ के अंदर हुई है, टिश्यू के अंदर कोई सिस्टम ख़राब हुआ है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है। क्रोनिक में क्या, क्रोनिक हमेशा स्लो होती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, इसका सीवियर इफेक्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म होती है। जैसे यहाँ पे अगर आए तो ये ऑटो इम्यून डिसीज़ यानी कि इम्यूनिटी की हमारी वहाँ पे कोई मसला आ गया है। और तीसरा हमारे पास एंजियोजेनेसिस है। एंजियोजेनेसिस में क्या, न्यू ब्लड वेसल्स बनती हैं। जब देखो न्यू ब्लड वेसल बनी तो वहाँ पे फ्लूइड उनको ज़्यादा चाहिए था, फ्लूइड ज़्यादा चाहिए था तो वो नॉर्मल से ज़्यादा फ्लूइड हुआ तो वो एडीमा हो गया। बस इतना ये भी आप याद रख लो। अब आ जाते हैं जी क्लिनिकल फ़ीचर्स पे। क्लिनिकल फ़ीचर्स में वो हमारे पास क्या कहते हैं, 4 टाइप्स हम इसकी देख लेंगे। सबक्यूटेनियस एडीमा, पल्मोनरी एडीमा, एल्वियोलर एडीमा और लास्ट वन पे हमारे पास ब्रेन एडीमा। अभी पहले सबक्यूटेनियस देखो। सबक्यूटेनियस हमारे पे क्या है, अगर तो हमारे पास सबक्यूटेनियस में मैंने क्या कहा, अगर तो हमारा हाइपोडर्मिस जो आपको पता है ना, एपिडर्मिस हमारा दूसरा डर्मिस जो डर्मिस की लेयर और ये हाइपोडर्मिस। तो अगर हाइपोडर्मिस में जो स्किन की मेन लेयर है, जैसे अगर हम किसी की स्वेलिंग हुई हम कहते हैं ये तुम्हें क्या हुआ भाई, तुम्हारा इतना फूला सा क्यों है, क्योंकि वो स्किन की बिल्कुल अपर सी लेयर में हुआ होता है तो वो हमें फ़ौरन नज़र आ जाता है। तो सबक्यूटेनियस जो स्किन में बेसिकली होगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी ये वैसे तो खुद इतना स्वेयर नहीं है लेकिन इसको इतना डिटेक्ट करना ज़रूरी है। जैसे मैं बताती हूँ एग्जाम्पल, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कहते हैं कि भाई ये आपकी ये स्टेज है, अगर इससे हमें पहले पता लग जाता तो जो है अभी हम इस डिज़ीज़ को अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। वो पहले वाली जो हो रहा होता है ना वो इतना सीवियर नहीं होता, लेकिन वो जो नेक्स्ट को कर रहा होता है ना वो बड़ा सीवियर होता है। इस तरह ये खुद इतना सीवियर नहीं है लेकिन ये क्या कर रहा है, ये कार्डिक और रीनल फेलियर को लीड करेगा, इसकी वजह बनेगा, और ये वजह बन रहा है तो ये जो इसकी वजह से ये जो दोनों हो रहे हैं ये तो बड़े सीवियर हैं। खुद ये इतना सीवियर नहीं है लेकिन ये कार्डिक और रीनल फेलियर इसकी वजह से हो रहे हैं जो कि खुद सीवियर हैं। तो ये आई होप कि समझ आ गया। जब ये एडीमा होता है तो इम्पेयर्ड वाउंड हीलिंग, चोट लगी है तो वो सही तरह जख्म नहीं भर पाएगा, जो हमारी नॉर्मल हीलिंग का प्रोसेस है प्रोटीन से वो नहीं हो पाएगा, वहाँ पे कोलेजन्स वगैरह नहीं आएंगे। सेकंड नंबर पे पल्मोनरी। पल्मोनरी यू ऑलवेज नो इट्स अबाउट द यानी लंग भी कह सकते हैं। अब वो कह रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो फेल हो गया है ना, क्योंकि हार्ट और लंग्स भी कोऑर्डिनेटेड है, वो उसको ब्लड भेजता है डीऑक्सीनेटेड, वहाँ ऑक्सीजन ऐड करती है लंग्स वापस हार्ट को भेजती है, दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है। तो जब पल्मोनरी एडिमा हुआ तो लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर है, और देखो पल्मोनरी सिस्टम ख़राब हुआ, लंग्स का सिस्टम ख़राब है, डेफिनेटली हमें कोई ना कोई रिस्पायरेटरी सांस लेने का, ब्रीदिंग का इस तरह के डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। फिर आ जाओ एल्वियोलाई। एल्वियोलाइलर एडिमा में क्या है, ये एनवायरमेंटल इन्फेक्शंस की, मतलब हमने कोई ऐसा पोलन लिया, मतलब हवा में था, हमें पता नहीं लगा, कोई ऐसा केमिकल था जो हमने अपनी इनहेल कर लिया अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम में, वो चला गया जी एल्वियोलाई के पास, उधर जी उनका इन्फेक्शन हो गया और कोई फ्लूइड उनका जमा होना शुरू हो गया एल्वियोलाई के अंदर, तो वो हमारा एल्वियोलर एडिमा हो गया। लास्ट वन, आपके सब्र का पैमाना भी ख़त्म हो गया होगा। लास्ट वन जो है हमारे पास ब्रेन एडिमा है। चलो ये तो इंतहाई ख़त्म ना, भाई दिमाग ही नहीं काम कर रहा जिस बंदे का, उसने क्या करना है, दिमाग के अंदर ही फ्लूइड जमा हो गया है, फ्लूइड आपको पता है एडिमा फ्लूइड जमा हो गया है, तो लाइफ थ्रेटनिंग के मतलब अब ज़िंदगी बचना ना बचना वो फिर अल्लाह के हाथ में ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या, ब्लड में यानी ब्रेन का जो प्रेशर है फ्लूइड का वो ज़्यादा हुआ, और वो क्या कह रहा है, फ्लूइड जो है ये सपोज कर मैं यहाँ ब्रेन बनाती हूँ, इसके अंदर कैपिलरीज जा रही हैं, ये समझो ये, अब इन कैपिलरीज में इतना प्रेशर बढ़ गया कि वो बाहर निकलना चाह रहा है, और अगर वो बाहर निकलना चाह रहा है तो मतलब अगर वो बाहर निकल गया, एक्सट्रूड कर गया, एक्सट्रूड कहते हैं बाहर निकलने को, अगर वो बाहर निकल गया तो वहाँ से भाई जी ब्रेन का फंक्शन तो ख़राब, और फिर अब क्योंकि ब्रेन हमारा नर्वस सिस्टम ही पूरी बॉडी के फंक्शंस को डील कर रहा था, वही ख़राब हो गया तो बाकी कुछ भी नहीं हो सकता। ये लास्ट पे बड़ा इंपॉर्टेंट वाइवा के हवाले से आपको SEQs भी आ सकता है डिफरेंस में, MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रोटीन पुअर फ्लूइड जिसमें प्रोटीन की क्वांटिटी कम है वो ट्रांसयूडेट होता है, जिसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा है वो एक्सयूडेट होता है। प्रोटीन रिच फ्लूइड, और मेन प्रोटीन आपने याद रखनी है, आपको पूछा जा सकता है, एल्ब्यूमिन होती है जो कि हमारे पास 1/2 यानी हाफ पोर्शन प्लाज्मा का ये एक सिंगल प्रोटीन कवर करिए। तो दैट्स इट ऑल अबाउट द एडिमा। एक बार हम ये देख लेते हैं, हमने इस वीडियो में इस एडिमा के टॉपिक में आज हमने देखा क्या क्या। एडिमा में देखा हमने, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके साथ कंपैरिजन कर लिया कि फ्यूजन का कि फ्यूजन एडिमा नहीं होता, एग्जांपल्स देख ली 2 हमने यहाँ पे। फिर हम लोग आ गए नेस्कैरा पे,
उसके बाद हमने कहा जी दो मेन को जो फोर्सेस हैं जो अपोज करती हैं एक दूसरे को, लेकिन वो मेन वजह बनती है एडीमा की, जिसने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो वाटर की वजह से था, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्रोटीन की वजह से था। फिर इसमें हम कैपिलरी का पढ़ा कि आर्टीरियल एंड पे बाहर जाता है, वेनस एंड पे अंदर आता है। फिर अगर बैलेंस्ड नहीं रहेगा तो वो लिम्फ वेसल उसको ले जाएंगी, ठीक है। फिर हमने कहा कॉजेज़ में हमारे पास क्या है, कॉजेज़ में हमने कहा जी ये इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था मेन, दूसरी हमारे पास रिड्यूस प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर था, तीसरा हमारे पास लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन था, फोर्थ हमारे पास सोडियम और वाटर की रिटेंशन था, फिफ्थ हमारे पास इन्फ्लेमेशन था। तो ये 5 मेन कॉजेज़ थी। क्लिनिकल फीचर्स में सबक्यूटेनियस, पल्मोनरी, एल्वेलर एंड ब्रेन एडिमा। एंड दैट्स ऑल अबाउट द एडिमा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। थैंक यू।